हाय बडी। हम लोग जो है अपनी सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं और इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस जो आए थे 2025 में उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, उसके फंक्शंस दिए हुए हैं और वो किसके अंडर में काम करते हैं वो दिया हुआ है। ईडी के बारे में दिया है, ईडी का फंक्शन दिया है और ईडी किसके अंडर काम करता है वो दिया हुआ है। ईडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम नहीं करता, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये गलत है और मैंने सिर्फ यही पढ़ा ही था। ईडी बहुत न्यूज़ में था केजरीवाल के चलते, तो मैंने ईडी को ही पढ़ा था। बाकी मैंने ये डीआरआई और ये सब जो है डीजी एसडीएम इन लोगों के बारे में मैंने पढ़ा नहीं हुआ है। और ये जो चीज़ दी हुई है उनके बारे में ये करेक्ट ही है, यही एक रॉन्ग है। तो इसका आंसर जो है ओनली टू। आपको ईडी के बारे में पढ़ लेना है, आपको एफईओ मतलब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के बारे में पढ़ लेना है। कौन होते हैं ऐसे लोग जो देश छोड़ के चले गए हैं, मान लो उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है, मॉनेटरी कोई केस है, मान लो उन लोगों ने कोई लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है, जैसे विजय माल्या का केस था कि उन्होंने उनकी जो एयरलाइंस थी किंगफिशर एयरलाइंस, जो उन्होंने लोन लिया था वो लोन चुका नहीं पाए थे तो वो देश छोड़ के चले गए, तो उनको बोलते हैं एफईओ। और 100 करोड़ के ऊपर का होता है तभी एफईओ की कैटेगरी में आते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये करंट अफेयर्स से था। इंडिया हैज़ जॉइनेड द एमएसपी, ठीक है, एज अ मेंबर। एमएसपी जो है वो एक पार्टनरशिप वो स्ट्रेटेजी है, मतलब यूएसए ने वो बनाई है, ठीक है, और इंडिया उसका मेंबर है, इंडिया ने उसको ज्वाइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इंडिया इज़ अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 मिनरल क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया था, मतलब जैसे नोटिस जारी करके बताई थी। तो अब अगर मैं उसमें से कुछ मिनरल्स के नाम अगर मैं बताऊं तो लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ठीक है, फिर वो हो गए क्या बोलते हैं एफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सब हो गए। सॉरी एफ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो हो गए। तो मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट या रेयर अर्थ मिनरल्स आप बोल सकते हो उनको। तो कह रहा है कि ऑल 30 मिनरल्स हैं इंडिया के पास, ठीक है। अगर ऑल 30 होती तो इंडिया ऐसी पार्टनरशिप्स क्यों ज्वाइन करती। तो ये चीज़ गलत हो गई, टू गलत है, टू गलत है, टू गलत है, तो आंसर होगा 1 एंड 3। एक बार इसको भी देख लेते हैं। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज़ अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स, ठीक है, MMDR एक्ट को अमेंड किया, ठीक है, और क्या किया, एक्सक्लूसिव खुद के पास पूरी एक्सक्लूसिव ऑप्शन माइनिंग और ये सब चीज़ों की पावर रख ली, ठीक है। तो ये बात सही है क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड, ठीक है। माइनर और मेजर मिनरल की बात नहीं हो रही है। माइनर की जो होती है वो पावर जो होती है वो इनके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। मेजर की पावर सेंट्रल के पास होती है। उसके अंदर भी IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ मिनरल्स करके, ऐसे माइन एंड मिनरल्स ऐसे करके नाम है शायद, एक बार उसको देख लीजिए। IBM यहाँ पे दिया हुआ है। तो तो इसका आंसर होगा 1 एंड 3 ओनली। और मैंने यहाँ पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पे मैंने माइनर मिनरल्स के बारे में दे दी है, मैंने मेजर मिनरल के बारे में भी दे दी है, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, REEs क्या हैं, वो मोस्टली जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स और ये सब बनाने में आती हैं, जैसे यूरेनियम और ये सब जो हो गया ना, रेयर अर्थ मिनरल्स, तो ये सब, ठीक है। एक बार आप देख लेना। सेलेनियम और टेल्यूरियम करके जो चीज़ है ये सोलार पैनल बनाने में काम आती है, ठीक। नेक्स्ट, और इसमें मैंने ये भी वो दे दिया है कि लिथियम की कौन है, ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है। ABC अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली ये लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। अगर आपने जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, अगर आपने देखा तो यहाँ पे जो है ये जो जगह है यहाँ कहीं पे, ठीक है, ये चिली है, अर्जेंटीना है, बोलीविया इधर है, चिली अर्जेंटीना बोलीविया ऊपर है, ठीक है। एक बार आप देख लेना। इक्वाडोर जो था वो भी है उधर।
खैर, 51st क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। अब ये जो चीज़ है ना बहुत बेसिक है। ऑर्डिनेंस आपने पढ़ा होगा, अगर पॉलिटी को अगर बढ़िया से पढ़ा है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है, तो प्रेसिडेंट ही जो है इसको ऑर्डिनेंस पास करते हैं। कब पास करते हैं? जब पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं होती है, ठीक है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो जो है प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है? सेम जैसे पार्लियामेंट है नहीं सेशन में, अब मान लो कोई इमरजेंसी है, कोई रूल बनाना है, लॉ बनाना है, तो वहाँ पे अगर जो पार्लियामेंट है वो तो है ही नहीं, तो कौन काम करता है? जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट वो लागू करते हैं ऐसे लॉज को। तो ये वाली जो चीज़ है ये सही है, किसी भी सेंट्रल एक्ट को ऑर्डिनेंस जो है वो अमेंड कर सकता है। एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को बदल सकता है या ख़त्म कर सकता है या जो भी है चेंज कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑर्डिनेंस नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए 368 के तहत। और उसमें भी ऐसा होना चाहिए ना कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर खतरे में नहीं आना चाहिए। तो ऑर्डिनेंस नहीं करेगा तो 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ख़त्म। ये है आंसर। अब ये क्या है, थर्ड पॉइंट दिया है उसको भी देख लेते हैं। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट। बैक डेट मतलब जैसे मान के चलो आज है 9 जून, ठीक है, आज 9 जून है। मैंने कहा कि आज मैंने एक ऑर्डिनेंस पास किया, मैंने कहा कि 1 जनवरी 2025 से लेके 9 जून, ठीक है, के बाद, ठीक है, या जो भी है उसके आगे जो भी होंगे, ठीक है, इस बीच में भी जो लोग आए ना 1 जनवरी से लेके 9 तक, ठीक है, उन सब के ऊपर भी वो चीज़ लागू होगी। अगर मैं कोई ऑर्डिनेंस पास करता हूँ, सपोज़ मैंने पास किया कि जो भी एप्पल खा रहा है, ठीक है, उनको डॉक्टर के पास तो क्या 2-2 इंजेक्शन लगेगी, ठीक है। जैसे एप्पल खाते हो आप तो डॉक्टर के पास नहीं जाने के लिए ना, बट मैंने ऑर्डिनेंस निकाला कि नहीं, अगर एप्पल खाओगे तो 2-2 इंजेक्शन लगाऊंगा, ठीक है। तो कब से? 1 जनवरी से लेके अब आज से तो लागू होगा ही, बट मैंने उसमें लिख दिया है कि 1 जून से जिसने भी खाया होगा उसके ऊपर भी लगेगा, यानी बैक डेट भी इंक्लूड होती है। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना, आप होपफुली समझ में आया होगा, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, बट हाँ, तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, तो फर्स्ट और थर्ड आंसर है। इधर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ बहुत सारा, तो आप एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, वीडियो वरना लंबी हो जाएगी। 52nd क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट पेयर्स, ठीक है, स्टेट्स दिया है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिए हैं, कुछ बारे में उसके बताया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहा है कि इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फोर्ट, ठीक है, मेरे को ये नहीं मालूम था। और इट हैज़ 2 नेशनल पार्क। नामदफा के बारे में पढ़ा है मैंने, क्योंकि उधर वो PYQs में आ चुका है, 3 क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी इधर, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे याद था। अब ये मॉलिंग मुझे याद नहीं था, ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किया है। और इसका जो है ये तीनों भी राइट है। पार्ट सी स्टेट क्या होते हैं? पार्ट सी स्टेट वो स्टेट होते हैं, जैसे मान लो कि पहले ना कुछ स्टेट्स जो थे वो डायरेक्टली स्टेटहुड तो नहीं मिला था किसी को भी, मान के चलो यूटी बने होंगे या कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होंगे, ऐसे करके बनाए होंगे। तो जो प्रेसिडेंट थे वो चीफ कमिश्नर्स अपॉइंट करते थे। ऐसे जगह जो जहाँ पे क्या बोलते हैं यार, चीफ कमिश्नर्स अपॉइंट हुआ करते थे, उनके अंडर में वो जगह काम करती थी। तो बाद में अगर उसको यूटी बनाया गया और अब जाके उसको अगर स्टेट बनाया, तो उसी को पार्ट सी स्टेट्स बोलते हैं, जो पहले ऐसे थे, ठीक है। अब उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे आप यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब जो है कुछ पार्ट सी स्टेट्स हैं। यानी यहाँ पे पहले चीफ कमिश्नर्स जो हैं वो इधर का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, ठीक है, वो भी प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए। उसके बाद उनको यूटी बनाया गया होगा, फिर बाद में मान लो कुछ को डायरेक्टली स्टेट बना दिया है, जैसे दिल्ली है, यूटी है अभी भी, ठीक है। खैर, नेक्स्ट, तो इसमें क्या है ना कि ये तीनों भी जो पेयर थे ये तीनों भी करेक्ट थे। तो
इसको आप देख लीजिएगा। 53rd कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग: इंटर स्टेट काउंसिल, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जोनल काउंसिल। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से कौन एस्टेब्लिश किया गया है? देखो, इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो 263 में उसका मेंशन है, ठीक। तो और इसके बाद किसी भी जगह पे किसी भी प्रोविजन में, मतलब किसी भी आर्टिकल में कहीं पे भी नहीं मेंशन है कि जोनल काउंसिल होना चाहिए या फिर क्या बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं मेंशन है। तो ये दोनों जो है ये गलत हो जाएंगे। जोनल काउंसिल आपने अगर पढ़ा होगा, पीवाईक्यूज में आ चुका है, रीजनल काउंसिल भी इसको बोलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए इसमें। तो कितने जोनल काउंसिल है? 5 जोनल काउंसिल है। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है सबके नाम, ठीक है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न। और इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनाया गया था। जोनल काउंसिल के जो हेड होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो मान लो उस जोन में 4-5 स्टेट आ रहे हैं तो किसी भी एक स्टेट के सीएम जो है वो वाइस चेयरमैन है, और वो 1 साल के लिए वाइस चेयरमैन रहते हैं। फिर नेक्स्ट साल रोटेशनल बेसिस पे दूसरे स्टेट के होंगे, फिर तीसरे स्टेट के होंगे, रोटेशन चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेंबर्स में कौन कौन होते हैं? स्टेट के बचे हुए स्टेट्स के सीएम्स होते हैं वो हो गए। हर स्टेट से 2 मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक। और क्या बोलते हैं, जो इनवाइटी के तौर पे होते हैं वो गवर्नर भी होते हैं वहाँ पे। और अगर मान लो कोई यूटी आ रहा है उस जोन में, तो यूटी के जो क्या बोलते हैं एलजी जो हैं वो होते हैं। और फिर हाँ, इतने लोग थे शायद, हाँ इतने लोग होते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये वाली सिर्फ यही करेक्ट है, बाकी ये दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट 54 पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्पीयर्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट इन हिज हर ओन डिस्क्रिशन, ठीक है। आर्टिकल 163 जो है, शायद हाँ वही है, आर्टिकल 163 जो है वो बात करता है गवर्नर के डिस्क्रिशन के बारे में। अब देखो, जब क्वेश्चन ऐसा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, डिफाइन कर रहा है नहीं, डिफाइन वाला ना अक्सर रॉन्ग होता है, मेंशन है ना उसमें चांसेस होते हैं कि भाई सही होगा, ठीक है। मेंशन अगर कहीं आ गया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो हाँ ये होने के चांसेस होते हैं, तो ये जो चीज़ है ये सही है। डिस्क्रिशनरी पावर्स, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर मैं बता देता हूँ कि जैसे बिल को रिजर्व करके रख लेना और प्रेसिडेंट को भेजना, ठीक है। या फिर मान लो कि जैसे हंग असेंबली हो गई है, ठीक है, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ठीक है, वहाँ पे अगर मान लो कि किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, 50-50% है, तो हंग असेंबली हो जाती है। जैसे बीच में इलेक्शन हुआ था तो पार्लियामेंट का, तो उस वक्त बोला गया था ना कि हंज पार्लियामेंट हो जाएगी, कि किसी के पास मेजॉरिटी नहीं आएगी ऐसा। तो उस वक्त पावर जो होती है पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट के पास होती है कि फिर वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, और गवर्नर के पास होती है कि वो हंग असेंबली में किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। तो ये कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, आप उस उधर देख लेना। सेकंड पॉइंट कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल जो भी हैं, ठीक है, उनके द्वारा पास किया हुआ कोई भी बिल है विदाउट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये डिस्क्रिशनरी पावर भी है गवर्नर की कि वही जो है वो सेंड कर सकते हैं बिल को, और प्रेसिडेंट सर की कोई मैम की ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल को डायरेक्टली जाके अपने सुओ मोटो नहीं चलेगा वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सुओ मोटो के तहत, स्वतः संज्ञान के तहत नहीं, वो अपनी तरीके से लेके असेंट दे सकती हैं या फिर लेके रख ले हैं, पॉकेट वीटो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो खाली फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और ये रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटी: प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। इनमें से क्या जो है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है,
उसका फंक्शन है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये 2019 में आ चुकी है, ये जो बॉडी है इसके बारे में 2019 में आ गया है। अब बताओ कि ये रेगुलेटरी बोर्ड है, ठीक है, ये रेगुलेटरी बोर्ड है, तो क्या ये चीज़ तो समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई यहाँ रिफाइनिंग कैसा है, स्टोरेज कैसा है, कहाँ पे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सब चीज़ें देखना तो समझ आना। प्रोडक्शन करेगी क्या बैठ के? क्या प्रोडक्शन, या फिर प्रोडक्शन देखेगी बैठ के वो करवाएगी? वो नहीं करते हैं ना, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी प्रोडक्शन नहीं करवाती, किसी चीज़ को बनाने में वो नहीं वो करती है। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोडक्ट्स आ सकता है, बट प्रोडक्शन नहीं आएगा। तो ये जो प्रोडक्शन वाली जो चीज़ है वो रॉन्ग हो गई। तो ओनली 2 आर करेक्ट, ये वाले खाली करेक्ट है, ये 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेटेड अंडर, चलो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी डीपीएसपी में है, ठीक, ये राइट है। वैल्यू ऑफ प्रिजर्व रिच हेरिटेज, ये तो ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। और प्रोहिबिशन ऑफ, हाँ मतलब चाइल्ड लेबर वाली जो चीज़ है 14th, वो 24 आर्टिकल, ठीक है, 14-24 ऐसे याद रखना। 24th आर्टिकल में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, ठीक है, फंडामेंटल राइट के अंदर मेंशन है। तो ये तीनों भी चीज़ें सही मेंशन है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और 5th शेड्यूल, अच्छा ठीक है। फिर उसमें दिया है द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड अ लोकल बॉडी अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो 5th शेड्यूल में जो लोकल बॉडी होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है पता है? टीएसी, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ये वो लोकल बॉडी है जो वहाँ पे 5th शेड्यूल के तहत, ठीक है। और जो 6th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल स्टेट्स आपको पता है, AMTM, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आसाम, मिज़ोरम और मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पे आसाम यहाँ पे है, मेघालय उसके नीचे है, त्रिपुरा मिज़ोरम यहाँ पे साइड में है, ठीक। आप इनको देख लीजिएगा, अरुणाचल और नागालैंड और मणिपुर नहीं है, ठीक है। तो आप उनको मत, AMTM में उसको मत वो करिएगा, AMTM याद रखिएगा। आर्टिकल 244 2 में मेंशन है 6th शेड्यूल से रिलेटेड, और आर्टिकल 244 1 में मेंशन है 5th शेड्यूल से रिलेटेड, ठीक है। किसी भी जगह को, किसी भी एरिया को 5th शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने की पूरी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में, इन कंसल्टेशन विद गवर्नर, ठीक है, ऑफ दैट कंसर्न्ड स्टेट। तो ये वाली जो चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लूज़ कर देती है पूरा एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, इन सच एरिया, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। टीएसी और ये सब जो है इसका फॉर्मेशन देखो, टीएसी में जो है ना, थर्ड 3/4 मेंबर जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएज ही होते हैं, ST एमएलएज, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब एमएलएज। तो बताओ कि कैसे एग्जीक्यूटिव पावर लूज़ कर दे रही है वहाँ पे, तो उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, मतलब हेल्प कर रही है ना टीएसी के फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर पेसा एक्ट जो है, ठीक है, पंचायत वाला एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया वाला जो चीज़ है, तो वो लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो भी काम है स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। यूनियन, पहली बात तो यार यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, और क्या है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। देखो सुनो, जो 5th शेड्यूल में जो है ना, जो गवर्नर की पावर है वो थोड़ी ज़्यादा है। गवर्नर जो है वो रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को डायरेक्टली, और है ना, अगर यहाँ पे कहता ना कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं ना, तो एक बार के लिए मान लेता। बट ये ना टोटल एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, खास करके प्रेसिडेंट, ठीक है, हेड जो है, वो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, फिर लेजिस्लेचर जो हैं उनको कहता है कि आप, अगर कोई गड़बड़ हुई, मान लो काउंसिल ठीक से नहीं काम कर रहा है या कुछ वो हो गया वहाँ का, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो कह देते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कि आप देखिए, आप अब डील करिए इन चीज़ों से और रिपोर्ट करिए। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और ये जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये भी थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। तो
गलत। अगर ये यूनियन एग्जीक्यूटिव होता ना तो एक बार के लिए मान लेते हैं, या प्रेसिडेंट का नाम लिखा होता तो मान लेते हैं। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं आएगा, टोटल नहीं होता क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को फिर कह देते हैं। तो आप एक बार यहाँ पे जो भी मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल से रिलेटेड, आप उनको देख लीजिएगा। 57th क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन दिया है, यूनियन मिनिस्ट्री दिया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री। अब मैंने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था कॉयर बोर्ड क्या होता है, नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये मैं क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। और मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। ये इसका आंसर ये है, इसका आंसर शायद ये है, और इसका आंसर ये है। ठीक है, तो ये तीनों भी रॉन्ग है, कोई भी करेक्ट नहीं है, तीनों भी रॉन्ग है। 58th क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनियन लिस्ट, लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन दी 7th शेड्यूल, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। ये सब जो है इनमें से किसके लिए हाफ रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, हाफ से ज़्यादा स्टेट्स की। चलो ठीक है, अब ये जो चीज़ है, फर्स्ट लिस्ट वन यूनियन लिस्ट, जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट। अब मान लो कि यूनियन लिस्ट में कोई एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई रूल बना रही है, और मान लो वो रूल ऐसा बनाया उसने कि स्टेट की जो गवर्नमेंट थी ना उसकी पावर कहीं कम हो गई, ठीक है, उसकी पावर कम हो गई। तो ये क्या कर रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है हमारे, ठीक है। तो जहाँ पे भी फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म होगा वहाँ पे रेटिफिकेशन चाहिए, वरना नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी करके एक आर्टिकल था, ठीक, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था इसी बेसिस पे कि वो 1/2 स्टेट से रेटिफिकेशन नहीं लिया गया है। तो ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल सही है। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, कि किस एक्सटेंट तक वो रूल बना सकते हैं, ठीक है, स्टेट हो चाहे सेंटर हो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पे स्टेट भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है कि कितने एक्सटेंट तक उनका एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि तुम स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में तुम उठा के अपना मतलब अपना रूल बना लिए, और मान लो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया, कॉन्करेंट लिस्ट है वहाँ पे, लिस्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसमें, तो क्या हो जाएगा, आपका जो रूल है या जो भी है उसकी जगह सेंट्रल का रूल प्रिवेल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सेंटर के लिस्ट के सब्जेक्ट्स उठा के आप अपना कुछ अलग ही लॉ बना रहे हैं या कुछ ऐसा हुआ। जो यूनियन गवर्नमेंट ने बना दिया वही माना जाएगा विथ हाफ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये वाली जो चीज़ है ये भी राइट है। और कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, मान लो गवर्नर के ऑफिस का कुछ कंडीशन बदलते हैं, ठीक है, कि गवर्नर जो हैं वो लाइफ टाइम मतलब जैसे एक बार बना दिया तो वो ही रहेंगे, और उनके पास और भी अलग अलग पावर दे दी, और उनकी पावर इतनी बढ़ा दी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर कम हो गई। अब ऐसा कोई भी चेंज आता है ना उनकी ऑफिस, गवर्नर के ऑफिस की कंडीशंस में कोई भी ऐसा चेंज आता है, उसके लिए हाफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए। अब हाफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन कैसे ली जाती है, हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, आपको क्या वो करना पड़ता है, आपको वो बिल पास करवाना पड़ता है, ठीक है, विथ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से हर स्टेट्स में अगर पास हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, बट 50% स्टेट्स से तो होना ही चाहिए। जैसे मान के चलो कि आज अगर 28 स्टेट्स हैं तो 15 स्टेट्स से पास होना चाहिए, 14 भी नहीं चलेगा, मोर देन 50%। तो ये वाली भी चीज़ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर होगा ऑल 3। नेक्स्ट क्या कह रहा है, with reference to Indian polity, consider the following statement. The governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of power and duties। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी, ठीक है, तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी गवर्नर के खिलाफ, ये भी सही है। प्रेसिडेंट के लिए भी सेम पावर होती है। और मेंबर्स ऑफ द SLA आर नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी, अच्छा ठीक है, कोर्ट रिस्पेक्ट ऑफ
एनीथिंग सेड विद इन द हाउस, ठीक है। जैसे मान लो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने किसी विधायक ने कुछ कह दिया, ऐसा कुछ कह दिया, आपत्तिजनक कह दिया, मान लो प्रेसिडेंट को कुछ कह दिया या प्राइम मिनिस्टर को कुछ कह दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि उनको उठा के कोर्ट, उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाए और उनके ऊपर मतलब कोर्ट में घसीटा जाए, ऐसा कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। एक चीज़ हो सकती है कि जो उधर के स्पीकर हैं वो जो रिकॉर्ड्स है उसमें से वो उनकी स्टेटमेंट हटा दी जाती है, तो ये होता है। तो आंसर जो है करेक्ट जो है वो 1 और 2 ही है। नहीं नहीं, ये नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग, ठीक है। हाँ ये भी सही है, सॉरी, ठीक है, ये भी सही है। तो 1 2 एंड 3 सही है। 86 क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है कि मान लो अगर प्रेसिडेंट ने जैसे कुछ कुछ कंडीशंस थी, मेलाफाइड और क्या बोलते हैं माल प्रैक्टिस होना, और जैसे कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि जैसे किसी को फेवर कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई ऐसा उनके परिवार वरिवार का है या कोई और गवर्नमेंट के अंदर का कोई इंसान है, ठीक है, या उनके जान पहचान का है, ठीक, और उसको कोई गवर्नमेंट जैसे कैपिटल पनिशमेंट मिली है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई कि थोड़ा फेवर कर दें इस बेसिस पे, नहीं। तो चेक होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होती है, तो ये सही है। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे COM आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो विदाउट नहीं आएगा, ये कंसल्टेशन के बाद ही होता है, प्रेसिडेंट ऐसे डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेते हैं, कंसल्ट करते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को, तो ये भी गलत हो गया और उसके बाद ये राइट है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पार्डनिंग पावर देख लीजिएगा गवर्नर की भी और प्रेसिडेंट की भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, मतलब लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गया तो स्पीकर को वैकेट करनी पड़ेगी अपनी ऑफिस, ठीक है, इमीडिएटली, तो ये नहीं है, ये गलत है एकदम, क्योंकि जब नया इलेक्शन होता है और नई सरकार आती है तो अलग से इलेक्शन होता है स्पीकर का, ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सरकार बदल गई तो आप स्पीकर को भी इस्तीफ़ा देना होगा, नहीं नहीं, स्पीकर रहते हैं और आगे के फंक्शंस भी चलते हैं, फिर कुछ दिन बाद नए स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शेल रिजाइन, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओम बिरला जी आज भी बीजेपी से हैं, ठीक है, तो उनको रिज़ाइन कुछ नहीं करना पड़ता है और इमीडिएटली जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो दोनों भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर तीसरा कह रहा है द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज हर ऑफिस बाय द रिजोल्यूशन, हाँ, ठीक है, पास बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक, प्रोवाइडेड दैट नो रिजोल्यूशन शैल बी मूव्ड, हाँ, ये वाली जो चीज़ है थोड़ा सा सही लग रही है। क्या है द स्पीकर ऑफ द हाउस, हाँ, ये वाली जो चीज़ है ये सही लग रही है, और ये तो गलत है, 1 एकदम गलत है, 1 तो एकदम गलत है, ये वाली जो चीज़ है यार, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली, अच्छा, हाँ, हो सकता है, देखो ये तो एकदम रॉन्ग है, ये तो एकदम रॉन्ग है, ठीक है, until immediately before the first meeting of the house, ये एकदम रॉन्ग है, आंसर इसका 2 और 3 होना चाहिए, ये वाली जो चीज़ है इसमें मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ठीक है, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर होता है तो हाँ भाई ठीक है, रिज़ाइन करना पड़ेगा, हो भी सकता है रिज़ाइन कर भी सकते हैं, क्योंकि मान लो फिर पार्शियलिटी भी हो सकती है ना, और होती ही है, खैर
इसका आंसर 2 और 3 है। मैंने 2 और 3 ही मार्क किया था। पता नहीं, अभी मुझे कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी सी पढ़ने में, तो मैंने सिर्फ 1 को एलिमिनेट करके मैंने इसको मार्क कर दिया था। मैंने एलिमिनेशन लगाई थी इसमें, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़ा नहीं था। एक तो बहुत लेंदी पेपर आया था, तो सब कुछ अब देख रहे हो, इतने बड़े स्टेटमेंट्स बैठ के पढ़ूंगा तो फिर हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th schedule, the president's decision in accordance with the opinion of the council of ministers shall be final। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ये रॉन्ग है। देर इज नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 10th शेड्यूल में मेंशन ये वर्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो नीदर वन, नॉट, ये है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, कह रहा है फर्स्ट, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, माइनर मिनरल। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, ये रॉन्ग, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, रॉन्ग, ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा कुछ मिल जाए ना कि अब जब मैंने कहा ना कि इतना बड़ा स्टेटमेंट्स है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा अगर आपका एलिमिनेशन नहीं लग रहा है तो, ठीक है। और जहाँ पे एलिमिनेशन लग के एक चीज़ आ रही है, अब जैसे मान लो कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग ही है, तो अब दूसरा पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ऑप्शन में से तो यही होगा ना, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग सेकंड गलत, या तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट दूसरा रॉन्ग, ठीक है, या दोनों भी करेक्ट हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, या दोनों भी करेक्ट हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा तो दिया नहीं था ना कि दोनों भी इनकरेक्ट है। अगर दोनों भी इनकरेक्ट ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट दिया होता तो मैं दूसरा ऑप्शन भी पढ़ता, बट ये मुझे इनकरेक्ट मिल गया तो फिर मैं डायरेक्ट इसको मार्क करूंगा और आगे बढ़ूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत कभी कभी पेपर लेंदी आ जाता है, अपने पास टाइम नहीं बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी टू सिलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज। इसमें दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ओपोजिशन। प्रेसिडेंट नहीं होंगे, देखो कोई भी कमेटी होती है ना, कोई भी कमेटी होती है उसमें प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, कमेटी द्वारा बनाई गई चीज़ों को अगर कुछ लास्ट में अप्रूवल देना है या कुछ या अपॉइंटमेंट करवाना है, मान लो कोई कमेटी है जो किसी पर्सन को कुछ बना रही है, कोई पोजीशन दे रही है, ठीक है, तो अब उस पर्सन को ओथ दिलाने का काम या उसको अपॉइंटमेंट देने का काम, ये काम प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट नहीं होते। तो ये चीज़ एकदम दिमाग में रख लो अपने, कभी भी दे दिया ना ऐसा कुछ कि उस कमेटी के हेड हैं प्रेसिडेंट या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो एकदम रॉन्ग हो जाएगा, ये एकदम रॉन्ग हो जाएगा, और आंसर 1 2 3, ठीक है, ये जो है ये आ जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। नहीं, 20 लाख का पॉपुलेशन चाहिए भैया, तभी ब्लॉक पंचायत होगी, ब्लॉक वाली जो ब्लॉक लेवल की जो पंचायत होती है वो आपके इधर होगी, इंटरमीडिएट मतलब ब्लॉक लेवल की पंचायत। तो 3 टियर सिस्टम आपको पता होगा, अगर आपको ग्राम पंचायत, ब्लॉक और ज़िला परिषद जैसे होती हैं। तो इसमें जो इंटरमीडिएट लेवल बोला है कि ऑल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, नहीं ऐसा नहीं करता, तो 1 1 1 गया, 1 2 एंड 3, ठीक है, बट हम लोग पढ़ लेते हैं। टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ, ठीक है, अ पंचायत, अ पर्सन शुड इतना 30 ईयर, नहीं 21 ईयर्स, ठीक है, 21 ईयर्स, 21 ईयर्स की एज चाहिए इलेक्शन में वो आने के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है थर्ड, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कंस्टिट्यूट अ कमीशन। नहीं नहीं, कोई भी कमीशन देखो गवर्नर बनाता है, ठीक है। फाइनेंस वाला भी दिया ऊपर से, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, नहीं ये गवर्नर बनाएंगे, ये रॉन्ग है, चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते हैं। तो अपना गलत क्या क्या होगा, नॉन करेक्ट पूछा उसने, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। नॉट करेक्ट में एक ये नॉट करेक्ट है, एक ये नॉट करेक्ट है, एक ये भी नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर होगा ये, अगर मुझे लगा करेक्ट है तो 1 1 1 मैंने वो कर दिया, लेकिन खैर नॉट करेक्ट पूछ लिया, ध्यान देना हम लोगों को।
तो ये भी नॉट करेक्ट है, ये भी नॉट करेक्ट है, ये भी नॉट करेक्ट है, तो 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल। लोकपाल के बारे में, द पावर ऑफ द लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके ऊपर लागू होगा, सारे ब्यूरोक्रेट्स सबके ऊपर, ठीक है, लागू होता है। द चेयरपर्सन और अ मेंबर, ठीक है, शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और ठीक है एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए, ठीक है, और किसी यूनियन टेरिटरी का भी कोई मेंबर या कुछ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बी इट्स चेयरपर्सन। नहीं देखो, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को भी बनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी। अब सुप्रीम कोर्ट जज कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीफ जस्टिस को ही बनाए, ठीक है। हाँ, ओनली जो बोल दिया ना ये गलत है, चीफ जस्टिस होते हैं, इनकम्बेंट भी चलेंगे और रिटायर्ड भी चलेंगे। इनकम्बेंट मतलब जो अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, एज अ चीफ जस्टिस। तो ये वाली जो चीज़ है ये रॉन्ग हो गई, 2 भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये गया, ये गया। अब देखते हैं कि कोई करेक्ट भी है कि नहीं। द चेयरपर्सन ऑफ अ मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स। हाँ ठीक, 45 ईयर्स से छोटा एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, सीजेआई, ठीक है, एमिनेंट पर्सनैलिटी, ये मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनका एज जो होता है वो 45 के ऊपर ही होता है, और एक्सपीरियंस टाइप के लोग होते हैं। एमिनेंट पर्सनैलिटी वही होंगे जो जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज होगा इस करप्शन और इस सब चीज़ों से रिलेटेड। कह रहा है लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जी को बिल्कुल भी बुलाया जा सकता है इंक्वायरी के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, खाली थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इतनी चीज़ें आज पॉलिटी के लिए थी। नेक्स्ट जो है मैं इन्वायरमेंट का सॉल्व करूँगा, इन्वायरमेंट और जोग्राफी दोनों भी देख लेंगे अगर हुआ तो। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए होंगी, कुछ नॉलेज मिला होगा। जो नोट्स टाइप की जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, आप उसको उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर मैंने जो भी चीज़ एक्सप्लेन की है और आपको उसको कहीं नोट करना है, इम्पोर्टेंट लगे, तो आप उसको बिल्कुल नोट भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थोड़ा ख्याल रखिए आप अपना, और मिलते हैं आगे। थैंक यू।